अनमोल जिंदगी भाग 10। सुबह के समय अर्जुन मेडिकल में अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी वक्त दीपक वहां पहुंचा। उसने आशा के एक नर्स से आशा के बारे में पूछा तो उस नर्स ने उसे डॉक्टर अर्जुन से मिलने के लिए कहा। दीपक अर्जुन के पास गया तो उन्होंने उसे एक स्टाफ के साथ अपने घर भेज दिया। दीपक चुपचाप स्टाफ के साथ उनके घर पर आया। वहां पहुंचते ही वो आशा से मिला। आशा से मिलकर उसे आशा के बारे में सारी बात पता चली। आशा के साथ बीती हुई सारी बातों को जानकर दीपक को बहुत दुख हुआ और उसके आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन आशा के अंदर नई जिंदगी की शुरुआत करने की हिम्मत और उसके चेहरे का रौनक देखकर उसे अपने आप में उसके भाई होने का गर्व महसूस हुआ। साथ ही आशा के दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को देखने के बाद वह सब कुछ भूल गया। उसे उन बच्चों को देखकर बहुत बहुत खुशी मिली। फिर आशा ने दीपक की खातिरदारी की। उसके बाद थोड़ा समय बिताने के बाद दीपक ने आशा से अपनी कहानी बताना शुरू किया। दीपक कहने लगा, जब मैं चाय की दुकान करता था तो रोज मेरे पास एक आदमी आया करता था चाय पीने के लिए। वह लगभग 45-46 के उम्र का था। वह रोज सुबह शाम घूमने फिरने के लिए उस रास्ते से आना जाना करता था। उसे मेरी बनाई हुई सारी चीजें बहुत पसंद आती थी। वह रोज आता और मजे में खाकर जाता था। वो मेरी तारीफ भी बहुत करता। इसी तरह हमेशा होने लगा था, इसलिए मैं उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन मौसम सुबह से ही बहुत ख़राब किया हुआ था। बारिश का मौसम था। उस दिन शाम तक मैं दुकान में सब कुछ बिक चुका था। सारे खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी। सिर्फ चाय ही बन सकता था। शाम का वक्त था, मौसम भी ख़राब था। ऐसे में मैं सिर्फ चाय ही बढ़िया चलेगी सोचकर मैंने अपने यहाँ काम पर लगे दोनों लड़कों को सारे सामानों को समेटकर अच्छे से रखवा दिया और उन्हें घर भेज दी। फिर चाय को कुछ घंटों तक बेचकर दुकान बढ़ाने को सोचा। इतने में तकरीबन 7 बजे गए थे। बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। फिर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। उसी वक्त वही आदमी जो रोज आया करता था वह आते ही मुझसे गरम गरम खाने के लिए कुछ मांगता है। फिर मैंने उसे कहा, साहब खाने की चीज़ें तो सारी की सारी बिक गई हैं, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ ये उनके टूटे फूटे चूर ही है बचे हुए। मेरी बात सुनकर उसने मुझे कहा, क्या यार दीपक, मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मैं सुबह से अपने कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त था। सोचा तुम्हारे दुकान में आकर मस्त पेट भरकर खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हें पता है मैं यहाँ शहर में अभी अकेला हूँ। मेरी पत्नी और बेटी दोनों गांव गए हुए हैं। भूख से तो मेरी जान जा रही है। अब मैं क्या करूँ? घर जाकर खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है और बारिश के वजह से सारी दुकानें भी बंद हो रही हैं। 8 बजने वाले हैं। अभी तो होटल खुला हुआ होगा, लेकिन वहाँ तो कब न कब का कई दिनों का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर बेचा जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे बीमार बना देता है। इतना कहने के बाद उसने मुझे सिर्फ चाय बनाकर मांगा और साथ में जो भी पकौड़े कचरियाँ सभी चीज़ों के चूर बचे हुए थे उन्हें एक प्लेट में देने को कहा। चाय पीने के बाद पैसे देकर वो जाने वाला था तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, साहब अगर आप बुरा न माने तो क्या मेरी टिफ़िन का खाना खा सकते हैं? यह कहते हुए मैंने अपने थैले से टिफ़िन निकालकर उसका ढक्कन खोलकर उसके सामने रख दी। फिर उन्हें बताया, वो आज दरअसल हड़बड़ी में मैं टिफ़िन भूल गया और दुकान से ही खा लिया था, इसलिए यह खाना रह गया। मेरे रूम में और भी खाना है जिसे मैं जाकर खा लूँगा। टिफ़िन में चिकन बिरयानी थी जिसकी सुगंध लाजवाब आ रही थी। उसे देखते ही वे हंसते हुए कहने लगे, क्यों नहीं, जो भी है चलेगा। फिर मैंने तुरंत ही उन्हें बैठाते हुए बिरयानी परोसकर खिलाया। मेरी बनाई हुई बिरयानी को उन्होंने उंगलियां चाट कर खाई। खाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, ये तुमने बनाया था? मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए हाँ कहा।
यह जानते ही वे तुरंत मुझसे कहने लगे, अरे बाबू, क्या तुम्हें पता है कि कितना लजीज खाना बनाते हो तुम्हें तो शेफ में होना चाहिए। क्या ठेले गुमटी पर दुकान लेकर बैठ गए हो। मैंने पूरे 30 सालों तक शेफ का काम किया है। अब जिंदगी में आराम से रहना चाहता हूँ, इसलिए कुछ सालों पहले मैंने वो काम छोड़ दी जहाँ मैं काम करता था। वहाँ तुम्हारे जैसे लोगों को तो ढूंढा जाता है। इतना कहते हुए वे पहले जहाँ के होटल में काम करते थे वहाँ का पूरा पता उन्होंने मुझे लिख कर दिया और कहा, वहाँ जाने के बाद वहाँ के मैनेजर या किसी भी वर्कर से मेरी एक बार बात करा देना। वहाँ तुम्हें बावर्ची के काम में रख लिया जाएगा। फिर अपना फ़ोन नंबर भी देते हुए वे वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैं घर आ गया। अगले दिन जब मैं ठेले पर दुकान लगाने के लिए सोचा तो मुझे लगा, आखिर कब तक मैं सुबह शाम ऐसे ही रोड साइड बेच कर पैसे जमा करता रहूँगा। मेरी दुकान अच्छी चले या ना चले, मेरे यहाँ काम करने वाले लड़कों को भी पैसे देने पड़ते हैं। इस काम में तो मैं जल्दी आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा और दिन भर मैं बहुत थक भी जाता हूँ। यह सोचकर मैंने एक बार सोचा कि चाचा ने जिस होटल का पता दिया है मुझे वहाँ जाकर देख लेना चाहिए, कैसा करना होगा, क्या काम है। ऐसा मन बनाते हुए मैं उसी दिन उस शहर में चला गया। फिर उस चाचा के दिए गए पते की जगह को ढूंढकर उस होटल का पता लगाया और उसी होटल के एक वर्कर से मैंने फ़ोन पर चाचा की बात कराई। उस वर्कर ने चाचा को वहाँ के मैनेजर से बात करवाया और तुरंत ही उसी वक्त मुझे वहाँ बावर्ची के काम में नौकरी मिल गई। मैं जब होटल के अंदर गया तो 1 घंटे के बाद मुझे पता चला कि जिस चाचा ने मुझे वहाँ का पता दिया और काम दिलाया वे उस होटल के सबसे नामी बावर्ची में से एक थे। वे उस होटल के सबसे नामी शेफ में से एक थे। उनका नाम राधेश्याम है। वे अपने स्वभाव और अच्छे व्यवहार के वजह से वहाँ पर सबको बहुत पसंद थे। उस जगह पर उनकी बहुत इज्जत भी थी। वो होटल भी बहुत बड़ा और शानदार है। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। शुरू में मुझे काम सीखने में 15-20 दिन लगे। फिर मैं हर तरह के रेसिपी को बनाने में एक्टिव हो गया। 2 महीने तक मुझे थोड़े कम पैसे मिलते थे। मैंने पूरी मेहनत से जी जान लगाकर काम किया, पूरे लगन से करने लगा। उन्हें लगने लगा कि मैं हर काम में एक्सपर्ट हूँ। उस होटल के मालिक मुझसे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे सैलरी बढ़ाकर 50,000 रुपये हर महीने कर दिए। वो होटल बहुत बड़ा और नामी है। वहाँ जैसे काम वैसे पैसे मिलते हैं। अपनी सारी बातें सुनाकर दीपक एक लंबी सांस लेते हुए फिर आशा से ये कहता है, अब मेरी यही अरमान है दीदी कि गांव की घर वाली ज़मीन को छोड़कर बाकी जो भी थोड़ा बहुत है जहां उपजाऊ नहीं हो पाता उन्हें बेच दूंगा। फिर जहां मैंने ज़मीन खरीदी है वहीं घर बनाऊंगा। छोटा सा ही सही, लेकिन माँ पापा को वहीं लाकर रखूंगा, क्योंकि मैं तो होटल में काम करूंगा और माँ पापा गांव में अकेले पड़ जाएंगे और वो सेठ सब कुछ जानने के बाद उन्हें और परेशान करने के लिए सोचता रहेगा। अगर माँ पापा शहर में रहते हैं तो तुम भी शहर से नज़दीक में ही हो, हर सप्ताह जाकर उन्हें देख ताक सकती हो और उनसे मिलजुल कर उनका अच्छे से ख्याल रख सकती हो। उसके बाद कुछ सालों में जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं शादी कर लूँगा, तो मेरी पत्नी उनका अच्छे से देखभाल करेगी और अच्छे से ख्याल भी रखेगी। पूरी मन की बात कहकर दीपक आशा से पूछता है, क्यों दीदी, मैं सही सोच रहा हूँ ना? आशा सब कुछ सुनने के बाद अपने भाई पर आश्चर्य करती है। वो सोचती है उसके सामने उसका ही भाई वही दीपक बैठा हुआ है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब पूरी तरह बदल गया है। वह बहुत तेज और समझदार बन गया है। आशा खुश होते हुए अपने भाई को गले से लगाकर उससे कहती है, समय कितना बदल गया है दीपक, पता नहीं अब आगे और क्या क्या होगा, लेकिन हमें जो सही लगेगा, समझ में आएगा और हमारा दिल जिस चीज़ में गवाही देगा आगे हम वही करेंगे, ठीक है? दोनों भाई बहन एक दूसरे के सलाह सहमति मशवरा से आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं।
फिर दूसरे दिन से अपने अपने जगह पर अपनी मेहनत और अपना ध्यान को अपने आगे की ज़िंदगी को बहुत अच्छा और सुंदर बनाने में लगाते हैं। लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे से बिना कहे एक ही बात खटकती रहती है। वो बात ये थी कि वे अपने गांव वाले घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे अपने साथ हुई बदनामी और सेठ के किए गए अत्याचार को नहीं भूल पा रहे थे। वे गांव वालों को अपनी कामयाबी और अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करके दिखाना चाहते थे, तभी उनके आत्मा को शांति मिल पाती। परंतु दोनों भाई बहन एक दूसरे से बिना कुछ कहे अपने मन में ये बात ठान लेते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, आशा के बच्चे साल भर के हो जाते हैं। चलते हैं भाग 11 पर।